A very good evening to all of you. I am Satish Bangal, Assistant Professor of Geography from Government PG College for Women, Rohtak. In this video, we will discuss the concept of resources and their types, which comes under the paper of Economic Geography. Let's start. Resources and their type. Resources अर्थात संसाधन क्या होते हैं? संसाधन कोई भी मुख्य स्रोत या आपूर्ति है जिसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो और जो कुछ अपने लिए कुछ यूटिलिटी रखता हो, अर्थात उसकी कुछ उपयोगिता भी हो। तब ये तीनों क्राइटेरिया मिलते हैं तो वो एक संसाधन कहलाता है। रिसोर्सेज जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। नेचुरल अर्थात प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मानव स्वयं में एक रिसोर्स है, और लास्ट वन आर्टिफिशियल कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। नेचुरल अर्थात प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति में मिलते हैं या प्रकृति द्वारा मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम निम्नलिखित आधारों पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन अर्थात उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उनका एक आधार हो सकता है। इसी प्रकार उनकी उपयोगिता एक आधार है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट अर्थात जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई रिसोर्सेज जो है किसी स्थान विशेष तक सीमित है या संपूर्ण पृथ्वी पर मिलता है, यह एक अन्य वर्गीकरण है प्राकृतिक संसाधनों का। बेस्ड ऑन ओनरशिप, उस नेचुरल रिसोर्सेज का ओनर कौन है, यह भी एक प्राकृतिक संसाधनों का प्रकार हो सकता है। देखते हैं एक के बाद एक। बेस्ड ऑन ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक अर्थात जो रिसोर्सेज लिविंग रिसोर्सेज या उनके किसी अवशेष द्वारा बने हों, जिनको हम जैविक भी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एनिमल, प्लांट्स, ये सब के सब जैविक रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अजीवित संसाधनों अर्थात अजैविक संसाधनों के रूप में हों, जैसे जल, मृदा, खनिज, ये सब के सब जो हैं जैविक अर्थात एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब जो दूसरा टाइप है रिसोर्सेज की वो है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल अर्थात जिनका हम रिन्यू कर सकते हो, नवीकरण हो सकता हो, बार बार प्रयोग हो सकता हो। नॉन रिन्यूएबल अर्थात एक निश्चित समय में जो अपने आप को पुनर्जीवित ना कर सकें। याद रखिएगा, लंबे समय में हर रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल होता है, अर्थात जब यूटिलिटी एक बेस बनाया जाता है किसी भी रिसोर्सेज के वर्गीकरण का, तो वहाँ एक समय अंतराल फिक्स किया जाता है कि कितने अंतराल के बाद कोई रिसोर्स अगर स्वयं को पुनर्जीवित कर लेता है तो वो रिन्यूएबल कहलाता है, नवीकरणीय कहलाता है, अन्यथा उसे अनवीकरणीय रिसोर्स की संज्ञा में हम डालते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसा कि हमने पता लगाया, ऐसे रिसोर्सेज जो स्वयं को किसी निश्चित समय अंतराल में पुनर्जीवित कर लें वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप विंड, सनलाइट, वाटर इत्यादि। टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं उनको भी हम आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम जो इसकी कैटेगरी आती है वो है कन्वेक्शनल, जिसको हम हिंदी में परंपरागत संसाधन कहते हैं। कन्वेक्शनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो अपने आप को रिवाइव भी कर लेते हैं और जिनका प्रयोग मानव एक लंबे समय से करता आ रहा है, अर्थात जिनका प्रयोग करते व्यक्ति को काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, वो कन्वेक्शनल रिसोर्सेज कहलाते हैं।
इसके विपरीत जो है नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज हैं। नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज में जो है वो ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनका प्रयोग जो है मानव अभी या उसको इनका प्रयोग करते हुए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है। उदाहरण स्वरूप विंड एनर्जी अर्थात पवन ऊर्जा। हम सभी पवन ऊर्जा के बारे में भली भांति परिचित हैं। जो पवन ऊर्जा है, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हो, पवन चक्कियों के माध्यम से इसका हम उपयोग करते हैं। यहाँ पवन की जो गतिक ऊर्जा है अर्थात काइनेटिक एनर्जी है, उसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए करते हैं या कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रन करने के लिए किया जाता है, जैसे पहाड़ों को तोड़ने के लिए प्रयोग होने वाली चक्कियों को चलाना अन्य संसाधन हो सकते हैं। इसी प्रकार नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी एक अन्य प्रकार का रिसोर्स है। सोलर एनर्जी वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत सरकार और विशेष रूप से हरियाणा सरकार जो है सोलर पैनल्स जिनके द्वारा सौर एनर्जी का प्रयोग हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी भी देती है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो सोलर पैनल हैं ये किस प्रकार अरेंज हैं। सोलर पैनल जो हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सहायक हैं। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, जिसे हम भू ऊर्जा भी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, आप थोड़ा समझिएगा। हमें पता है कि जो पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे तो तापमान बढ़ता है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां तापमान तुरंत बढ़ता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां तापमान इतनी तेज गति से नहीं बढ़ता है। आप चित्र 1 में जो है स्टेप 1 को देखिएगा। ऐसा स्थान जहां तापमान ज़्यादा है अर्थात वहां जो वाटर है वो काफ़ी गर्म है। गर्म पानी का चश्मा आप एक उदाहरण ले सकते हो, जैसे आपके सोना या मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ गर्म पानी जो है वो भाप के रूप में टरबाइन को रन करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसके बाद कूलिंग टावर के थ्रू होके यह पानी वापस जो है ज़मीन में नीचे पहुंचा दिया जाता है इंजेक्शन वाल के थ्रू, जैसा कि आप 5 जो पॉइंट नंबर है उसमें देख पा रहे हो। अन्य जो नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज है वो है वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा। हम सभी को मालूम है कि समुद्र में तरंगें उठती हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार तरंगों का प्रयोग कर हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यहाँ जो है वो आप देखिएगा कि ये जो बायोंसी होते हैं इनके ऊपर जब समुद्री तरंगे अपना प्रेशर डालते हैं तो ये पिस्टन जो है नीचे की तरफ मूव करता है। ये पिस्टन जो है इस तरह से हम एक पाइप के थ्रू काफ़ी सारे पिस्टनों को जोड़ देते हैं जिससे इस पाइप के अंदर जो पानी है उसके प्रेशर जो है काफ़ी तीव्र हो जाता है और ये तेज गति से बहता हुआ पानी जब टरबाइन को टकराएगा तो टरबाइन को मूव करने पर मजबूर करेगा अर्थात टरबाइन मूव करेगी जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। उसके बाद टाइडल एनर्जी अर्थात ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में जो है जो ज्वार आता है यानी उच्च ज्वार हाई टाइड की बात करें या लो टाइड की, तो उन दोनों ही स्थितियों में हम टरबाइन को मूव करवाते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है हमने जो है टाइडल एनर्जी का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया है। जब ज्वार आता है तो यहाँ पानी का प्रेशर अधिक हो जाता है जो एक संकीर्ण पाइप जिसके अंदर टरबाइन लगी होती है उसके थ्रू गुजारा जाता है। जब पाइप के थ्रू अत्यधिक दबाव वाला पानी गुजरता है तो टरबाइन को मूव करवाता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी प्रकार अन्य जो नॉन कन्वेक्शनल उदाहरण है वो है OTEC जिसका वास्तविक अर्थ है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन।
देखते हैं क्या होता है। इसमें जो ऊष्मा के अंदर अंतर होता है, यानी जो टेम्परेचर में डिफरेंस है ओशनिक वाटर बॉडी का, उसका प्रयोग किया जाता है। हमें पता है कि किसी भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर सरफेस पे अधिक होता है और जैसे जैसे हम गहराइयों में जाते हैं उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। एक ऐसा स्थान जहां वाटर जो है या उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो या उससे ज़्यादा, तो वहां हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर अरेंज करते हैं, जिससे जो पाइप के अंदर पानी है बाहरी अधिक तापमान के कारण वो भाप में बदलता है और ऊपर इस पाइप के थ्रू टरबाइन को मूव करवाता है। उसके बाद वापस वो पानी नीचे आके कूल डाउन हो जाता है और एक पंप के द्वारा फिर दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। तो ये था ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। अगला जो आधार है रिसोर्सेज का वो है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार में दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इससे पहले हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्रयोग एक निश्चित समय के अंदर दोबारा नहीं किया जा सकता, अर्थात वो पुनर्जीवित नहीं हो सकते। उदाहरण स्वरूप पेट्रोल, कोयला, ये इसके उदाहरण हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को भी हम दो अन्य कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल। अब आप भली भांति परिचित हो कि कन्वेक्शनल या परंपरागत रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्रयोग मानव जो है वो लंबे समय से या करता आ रहा है, और नॉन कन्वेक्शनल जो अभी अभी या रिसर्च जिनके ऊपर करनी बाकी है। यहाँ कन्वेक्शनल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो जीवों के अवशेषों द्वारा बनता है, जैसे पेट्रोल है, कोयला है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेक्शनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज में शेल ऑयल और शेल गैस मिलती है। आपको पता होगा कि शेल ऑयल और शेल गैस दोनों ही एक आधुनिक कंसेप्ट हैं। अगर इन संसाधनों, गैर परंपरागत संसाधनों में शेल ऑयल और शेल गैस की मात्रा देखी जाए तो भारत के अंदर भी इन दोनों के एक सुरक्षित भंडार देखने को मिले हैं। शेल ऑयल और शेल गैस के अभी यूज करने की जो विधि है वो काफ़ी महंगी है। यही कारण है कि भारत सरकार या अन्य कोई भी देश इसका प्रयोग अभी अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कर पा रहा है। अब रिसोर्सेज हैं विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल, अर्थात संभावित और वास्तविक। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्रयोग मानव अभी नहीं कर पा रहा है, जैसे शेल ऑयल और शेल गैस का उदाहरण हमने पहले ही देखा। अर्थात ये रिसोर्सेज अभी तकनीकी कमी के कारण प्रयोग में नहीं है। भविष्य में जब इनके प्रयोग की तकनीक हमारे पास होगी तो हम इनका उपयोग भली भांति करेंगे। तो आपने देखा कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका प्रयोग अभी नहीं हो पा रहा है। इसके विपरीत वास्तविक या एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो वर्तमान समय में जिनका प्रयोग मनुष्य कर पा रहा है, जैसे कोयला, आयरन और बॉक्साइट, आप और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। वितरण के आधार पर रिसोर्सेज की प्रकार। वितरण के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं, लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस, अर्थात कुछ रिसोर्सेज जो स्थानीय या एक निश्चित क्षेत्र में मिलते हैं वो लोकलाइज्ड कहलाते हैं, जैसे यूरेनियम, गोल्ड, कॉपर, डायमंड। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानीयकृत संसाधन हैं वो मात्रा में सीमित होते हैं और किसी स्थान विशेष के ऊपर ही वो देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत वितरण के आधार पर जो दूसरी प्रकार है किसी संसाधन की, वो है सर्वव्यापी संसाधन। ऐसे संसाधन जो सर्वव्यापी रूप से हर जगह समान या मुख्य रूप
में वितरित होते हैं वो सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों की मात्रा प्रचुर होती है। उदाहरण स्वरूप वायु, जल, मृदा इनके उदाहरण हो सकते हैं। तो हमने देखा कि वितरण के आधार पर भी रिसोर्सेज जो हैं दो प्रकार के हैं। अब बात आती है स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज। स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज 4 कैटेगरियों में डिवाइड हैं। पहला है इंडिविजुअल बेस्ड, अर्थात किसी रिसोर्स का मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष के पास हो तो वैसे रिसोर्सेज व्यक्तिगत या व्यक्ति आधारित रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी बेस्ड, अर्थात ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऊपर या जिनका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर एक पूरे समुदाय के पास हो, ऐसे रिसोर्सेज कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। इंडिविजुअल और कम्युनिटी बेस्ड दोनों ही प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट पार्टी के अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे कोई भी रिसोर्सेज जो राष्ट्रीय महत्व का है या जिसके ऊपर किसी राष्ट्र का अधिकार है, किसी राज्य का अधिकार है, हम भारत के संदर्भ में भारत सरकार का अधिकार होना या हरियाणा राज्य का अधिकार होना, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं और इनको हम नेशनल बेस्ड रिसोर्सेज कहते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व के जो रिसोर्सेज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आधारित रिसोर्सेज कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ। थैंक यू।